नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्रुप कैप्टन एमजेए विनोद और आज एक बड़ी दुखद दुर्घटना हो गई जिसमें अजीत दादा पवार एयर क्रैश में नहीं रहे, तो उस पे भी थोड़ी बात करेंगे। वैसे हमारा ओरिजिनल जो आज का टॉपिक है वो ड्रोन इकोसिस्टम जो इंडिया में एक बहुत बड़ा डेवलप हो गया है उसके ऊपर है। तो पहले थोड़ा अजीत दादा जी के बात अजीत दादा की बात करेंगे और उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। और आप सभी को याद दिला रहा हूँ कि हमारा कोंकण मुंबई समिट जयपुर डायलॉग्स का है 21 मार्च को मुंबई में, और उसका रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। अर्ली बर्ड डिस्काउंट है 31 तक, तो कृपया नीचे जाएं और लिंक को क्लिक करें। तो स्वागत है आपका विनोद जी, ग्रुप थैंक कैप्टन यू सर। विनोद जी। और ये जो आज क्रैश हुआ है के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो आप तो चूँकि इन्वेस्टिगेटर हैं, तो आप हमें थोड़ा बताएँगे इसके बारे में कि ये एक प्राइवेट लियर जेट था जो कि बड़ा डिपेंडेबल एयरक्राफ्ट माना जाता है अकॉर्डिंग टू मी। तो ये कैसे क्रैश हो गया? धन्यवाद संजय जी, और आपका जो बॉम्बे वाला समिट है उसके लिए शुभकामनाएं। आपको भी, आपके देखने आने वाले दर्शकों को भी, सबको मेरी तरफ से प्रणाम। ये जो अजीत दादा का जाना बहुत एक दुखद न्यूज़ इसलिए है क्योंकि मेरी माँ मराठा हैं और इसी रीजन की हैं, और उनसे मैं आज सुबह बात करने की कोशिश कर रहा था, तो वो बिल्कुल बात करने के उसमें नहीं है, क्योंकि मेरे मम्मी की उम्र के आसपास के हैं, और बचपन से मतलब 2-3 बारी मम्मी मिली हैं इनसे, और शायद इन्होंने एक साथ खेला भी है, फुटबॉल और समथिंग लाइक दैट। माय मॉम इज लिटिल टॉमबॉयिश, तो बचपन में अखाड़े में कुश्ती, ये सारी चीजें मम्मी को बड़ी वो है, पसंदीदा चीज थी। तो अजीत दादा के जाने का बहुत दुख इस क्षेत्र के लोगों को इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही ग्राउंड के लीडर थे। जेन जी तक उनको बहुत प्यार करते थे, और आप जानते ही हैं इनके जाने के बाद एनसीपी का रीमर्जर होगा कि नहीं, ये सारी चीजें अपनी जगह है। लेकिन ये जो लेयर जेट की बात करें, लेयर जेट 45 XR, ये पर्टिकुलर जहाज जो है 16 साल पुराना जहाज है, इतना पुराना भी नहीं है। और आज तक लेयरजेट 45 का सिर्फ 2 ही क्रैश हुआ है, और लेयरजेट, पूरी लेयरजेट फैमिली का 1990 से लेके अब तक, या 1900 आई थिंक 73 से लेके अब तक 5 क्रैशेस हुए हैं टोटल। सो अपने आप में इसका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत ही उम्दा है, और इसी वजह से जो छोटे जहाजों में ये बड़ा लोकप्रिय है, और जो नॉन एनएसओपी जिसको कहते हैं, नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स के बीच भी ये बड़ा ही लोकप्रिय जहाज है। और काफ़ी एनएसओपीज जो हैं इस जहाज को ऑपरेट करते हैं, और इस जहाज को उड़ाने वाले पायलट भी बड़े सीनियर थे, एक सुमित कपूर करके जानकार, वेरी सीनियर कैप्टन। और जहाँ तक मैं फ्लाइट रडार को एनालाइज किया, पहले ये लैंडिंग के लिए आया, और 140 नॉट के आसपास रनवे पे आकर के गो राउंड किया है, और वापस गो राउंड के टाइम में उन्होंने मेडे कॉल, मेडे 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 करके हम बोलते हैं, जब हमारे हाँ, 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 हाँ। जब हमको लगता है कि हवाई जहाज में बड़ी कोई तेज खराबी आई है, तब हम मेडे कॉल देते हैं। तो मेडे कॉल भी हुआ है, ये पुष्टि डीजीसीए ने किया है। सो रनवे टच करने के बाद अगर मेडे कॉल हुआ है, तो लैंडिंग के दौरान क्या खराबी हुई है, ये इस पे हमें मुझे संदेह है, और हो तो सकता ये है लैंडिंग करते टाइम क्रैश हुआ है? लैंडिंग करते समय कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से वो गो राउंड करे, और विजिबिलिटी भी अच्छा नहीं था, फॉग रहा होगा, क्योंकि टेबल टॉप रनवे है, जैसे कन्नूर और मैंगलोर है, उस तरह से ये एक टेबल टॉप रनवे है। इतना बड़ा टेबल टॉप नहीं है, लेकिन है टेबल टॉप। दूसरी बार अप्रोच में टेबल टॉप से जस्ट रनवे से पहले वो माउंट के ऊपर जाकर के ये टकराया है, और टकराने पे सारे पायलट्स दो, और इनके पीएसओ और एक असिस्टेंट, और जो कुल 6 लोगों का मृत्यु हुआ है, ये पुष्टि डीजीसी ने किया है। जैसे आपने शुरू में बताया, एआईबी का मेंबर होने के नाते
मैं इसको एक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर के नज़रिए से देख रहा हूँ और उस नज़रिए से मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये कुछ न कुछ फर्स्ट अप्रोच में ज़रूर हुआ होगा, जिसकी वजह से मेडे कॉल देने की उनको ज़रूरत पड़ी। आज अजीत दादा हमारे साथ नहीं हैं और वो चले गए हैं परलोक। चलिए, उनके भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और अब चलते हैं हमारे आज के विषय पर, और वो है भारत में तेजी से विकसित होता हुआ ड्रोन इकोसिस्टम। और आप चूंकि स्वयं इस फील्ड में हैं, तो आप हमको कृपया एबीसी से समझाएं। बिल्कुल। और आज का ये शीर्षक और मैं जहाँ बैठा हूँ, ये बिल्कुल आपस में मेल खाता है, क्योंकि आप मेरे ये कंधे के ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे एक ड्रोन रखा हुआ है। मैं अपने आपको मंगा करके दिखाऊंगा। ये अपने क्वाडकॉप्टर वाला है क्या? क्वाडकॉप्टर वाला है, बिल्कुल। ये देखिए, ये है हम्म, और फिक्स्ड विंग का काम चल रहा है। तो मेरी वाइफ का कंपनी है, हम काफ़ी ड्रोन्स बनाते हैं, देते हैं। इंडियन आर्मी को किस पर्पस के लिए क्या है वो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मैं हैंड्स ऑन हूँ और आपने इस शीर्षक के लिए सही आदमी को चुना है। तो हम शुरू से शुरू जी करते जी, हैं। ये तो चॉइस तो हमारी अच्छी रहती है। हमेशा से अच्छी रही है। अ, और सर, मैं आपको दर्शकों के तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपने जितनी जागरूकता फैलाई है भारतीय न्यूज़ स्पेस में, इस पर्टिकुलर वर्टिकल में, या किसी और का काम इतना उमदा अभी तक तो नहीं हुआ है जहां तक मैं देखता हूँ। तो उसके लिए आप सबको, आपकी टीम को, सबको मेरे तरफ से धन्यवाद। और हम सब जो आपके जो प्रिय मित्र हैं और आपके चैनल में आते हैं या आपके शोज को देखते हैं, उन सब की तरफ से मेरा धन्यवाद। तो इस पे हम आपका जो सवाल है उस पे आते हैं। देखिए, ड्रोन में दो चीजें हैं। पहली बात, आपको लिफ्ट लेना होता है और आगे जाना होता है। तो लिफ्ट लेने के लिए जैसे फिक्स्ड विंग हवाई जहाज है, जिसमें हम बैठ करके जाते हैं कहीं एक जगह से दूसरी जगह, वो रनवे पे दौड़ना पड़ता है उसको। वो इसलिए दौड़ना पड़ता है ताकि दौड़ते हुए जो हवा विंग के ऊपर जाए और विंग लिफ्ट प्रोवाइड करे और हवाई जहाज उड़ जाए अपने आप ही। वो एक तरीका है। और दूसरा तरीका जो आप मेरे कंधे पे देख रहे हैं, ये 4 रोटर हैं। ये चारों रोटर घूमते हैं और हवा को उतनी तेजी से नीचे दबाते हैं जितना उसका स्वयं वेट है। सो चारों रोटर उतना पर्याप्त हवा को नीचे की ओर दबाते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जितना आप नीचे फेंकेंगे उतना आप ऊपर जाएंगे। सो उतना हवा अब नीचे फेंकता है और ऊपर की ओर जाता है। तो ये हो गया लिफ्ट। बट कंट्रोल के बारे में जब हम बात करते हैं, हवाई जैसे फिक्स्ड विंग हवाई जहाज है, तो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसको नीचे जाना है, तो टेल प्लेन में एक एलिवेटर जैसी चीज है, वो नीचे टेल को नीचे दबा देता है तो नाक ऊपर चली आती है। टेल को ऊपर कर देता है तो नाक नीचे चली आती है। इसी तरह से दाएं बाएं भी हम जाते हैं फिक्स्ड विंग में। लेकिन इसमें क्या है, इसमें टेक्नोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसके बीच में आप जो देखते हैं काला सा डब्बा, इस काले से डब्बे के अंदर, मैं नजदीक से भी दिखा दूंगा, इस काले से डब्बे के अंदर इसका हार्ट है। तो इस डब्बे के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स है जो इसकी दिशा और स्टेबिलिटी नियंत्रण करता है। और वो ये बताता है कि स्टेबल है कि नहीं है। अगर स्टेबल नहीं है तो एक रोटर जो है तेजी से घूमने लगता है, दूसरा उसकी विपरीत रोटर जो है वो उसकी तेजी कम हो जाती है। इस तरह से वो लगातार अपने आरपीएम को वेरी करता रहता है और वो स्टेबल रहता है। और आगे जाने के लिए पीछे के 2 रोटर स्पीड से घूमने लगते हैं, आगे के 2 रोटर कम से कम स्पीड से घूमते हैं, तो वो टिल्ट होके आगे की ओर चलने लगता है। आपको पास में लेके आके एक बार मैं दिखा भी दूंगा। तो जी इस तरह से सर ये इसका नट्स एंड बोल्ट्स है। मंगाया मैंने एक जो मैं दिखा सकता हूँ, एक ट्रेनिंग ड्रोन है हमारा छोटा सा, उसको दिखा करके मैं समझा भी दूंगा। लेकिन ये ड्रोन जो है वो तरह तरह के बताए जाते हैं। कोई आपके हेल ड्रोन होते हैं, कोई मेल ड्रोन होते हैं, तो कोई आपके कामिकाज़े ड्रोन होते हैं, कोई आपके क्या बोलते हैं उसको,
लॉइटरिंग ड्रोन होते हैं। तो ये सब हमें अलग-अलग तरीके के ड्रोन ज़रा थोड़ा समझाइए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। इनफैक्ट जो मेल ड्रोन कैटेगरी में पिछले साल हमको एक अवार्ड भी मिला था। तो हमने एक हुँ, मेल ड्रोन बनाया था, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। मीडियम ऑल्टीट्यूड मतलब 5000। तो ये अवार्ड हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से मिला था। वो जो मोटा वाला ड्रोन है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से मिला था। वर्षा जी ने इस अवार्ड को स्वीकारा था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने हमको दिया था। और यही ड्रोन हमको देना था। कौन से कंट्री को देना था? एक अफ्रीकन कंट्री को किसी को देना था। वो नहीं, उसके बगल वाला, वो बगल वाला मोटा। हाँ आपके हाँ। तो पूरा बुके है। दिखाने में आसानी हो जाएगा। तो हुँ, तो ये है सर मेल ड्रोन। हुँ। हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले ड्रोन जो जैसे क्योंकि कई बार जब मैं मेल ड्रोन की बात करता हूँ, तो लोग पूछते हैं कमेंट्स में कि भाई फीमेल ड्रोन क्या होता है? ईमेल ड्रोन। मेल का फुल फॉर्म है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। तो मैं और उनको हेल बताता का हूँ है कि भाई हाई मेल का ऑल्टीट्यूड लॉन्ग। मेल का जो काउंटर पार्ट है वो हेल है। हेल है। वैसे मेल का फुल फॉर्म हर मेल को, हाँ ये भी चाहिए, हर मेल को हुँ। भी ये मेल का फुल फॉर्म के हिसाब से ही चलना चाहिए। और मेल का फुल फॉर्म है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। हाँ, हाई ऑल्टीट्यूड पे नहीं जाना चाहिए। नहीं, लॉन्ग एंड्योरेंस जरूर होना चाहिए। तो तो मैं आपको समझा रहा था। तो जो फिक्स्ड विंग ड्रोन है सर, वो इस तरह से होती हैं। ये जो शाहिद का एक छोटा भाई है, आप देख सकते अच्छा, हैं। वो शाहिद जो आपके हाँ ईरान वाला। हाँ हाँ, ईरान वाला, हुँ, उसका एक छोटा हुँ, भाई है, पूरा कार्बन हुँ, फाइबर से बना है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें सामने एक कैमरा लग जाता है। हुँ, और ये इसका विंग है जो मैं कह रहा था। जस्ट इस तेजी से जब जाता है तो नीचे से ऊपर से हवा जाती है। और लेकिन आप देखते हैं इसका शेप ऊपर ज्यादा कर्व है। तो हवा थोड़ी तेजी से जाती है ऊपर की ओर। तो यहाँ पे लो प्रेशर फॉर्म होता है और यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। तो ये हाई प्रेशर लो प्रेशर के चक्कर में जो सक्शन क्रिएट होता है, उसी को हम लिफ्ट कहते हैं। वो हुँ। रोटरी भी देना, रोटरी रोटरी क्वाड, वही मोटा वाला क्वाड। हाँ चलेगा, वो जस्ट, और ये हाँ ये। और सर इसमें जो कंट्रोल्स होती हैं वो यहाँ होती हैं, जिसको एलरॉन कहा जाता है। तो ये ऊपर नीचे जाती हैं। तो ये दाएं बाएं ऊपर नीचे होता है फिक्स्ड विंग ड्रोन। और जैसे मैं आपको कह रहा था मल्टी रोटर ड्रोन कैसे काम करता है, ये रिपेयर के लिए आया हुआ है। आप देखते हैं इसमें 4 रोटर इ होते हैं, इस 4 ये मोटर्स जो होते है हैं। ना, ये ड्रोन्स हैं या ये जैसे घातक की डिज़ाइन है, ये सारे के सारे ये बिना फिन्स के कैसे चलते हैं? बाकी जो आपके जितने भी आते हैं उनमें आपको एक फिन चाहिए होता है, 1 फिन या 2 फिन होती है, हाँ, हाँ, वही मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था। एज़ रडर इसमें भी ये यूज़ 4, करते हैं उसको शायद। हाँ, इस पे इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि ये टोटली इलेक्ट्रॉनिकली चलते हैं। देखिए ये एक मोटर है, ये एक है, और ये एक है, और ये एक है। जैसे आप देखते हैं 4 मोटर हैं इसमें। हुँ, और ये चारों मोटर जो है एक दूसरे के विपरीत घूमते हैं। तो एक अगर इधर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, पीछे में एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क कैंसल आउट हो गया। जैसे आप हेलीकॉप्टर में देखेंगे, ऊपर एक बड़ा रोटर है, लेकिन उसका टॉर्क कैंसल करने के लिए टेल में एक टेल रोटर होता है, ताकि एयरक्राफ्ट अपने नीचे का जो पोर्शन अपने आप में ना घूमे। इसकी वजह से टेल रोटर एक होता है। रशियन हवाई जहाज में देखेंगे आप, 2 मेन रोटर होता है, तो एक दूसरे का टॉर्क आपस में वो कैंसल कर जाता है। जैसे कामोव, कामोव में देखिए टेल रोटर नहीं है। कामोव में 2, एक के ऊपर एक 2 रोटर्स हैं। इसमें क्या है, इसमें जो 4 रोटर हैं विपरीत घूमते हैं, एक दाएं तो एक बाएं, पीछे वाला एक दाएं तो एक बाएं। तो टॉर्क हो गया कैंसल। आपका जो सवाल है रडर, ये दाएं बाएं ऊपर नीचे बाय वेरिएशन ऑफ आरपीएम, आरपीएम को वेरी करके
ये कार्य करते हैं अपने। अगर ऊपर जाना है, चारों का आरपीएम बढ़ जाएगा, लिफ्ट बढ़ जाएगा, अपने आप ऊपर जाएगा। आगे जाना है तो ये जो पीछे का 2 रोटर है, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ये ऐसे टिल्ट हो जाएगा, ऐसे आगे चले जाएगा। अगर दाएं जाना है, ये 2 मोटर है, ये इनका स्पीड कम हो जाएगा और ये ऐसे टिल्ट हो जाएगा। बाएं जाना है, ऐसे टिल्ट हो जाएगा। सो इट इज कंप्लीटली वेरिएशन ऑफ आरपीएम का खेल है। और ये चीज एट 4000 हर्ट्ज, ये जो इसका ब्रेन है, दिस इज अ स्ट्रैप ऑन ऑटो पायलट सिस्टम, ये एट 4000 हर्ट्ज ये ड्रोन इसको मेजर करके आरपीएम को वेरी करता है। और आरपीएम को तो कैसे वेरी करता है? ये जो बारात वाला ड्रोन होता है और ये ड्रोन है, इसमें क्या अंतर है? अंतर कुछ खास नहीं है सर, टेक्नोलॉजी सेम है। बारात वाले ड्रोन में कैमरा है और प्लास्टिक का बना है, ये प्योरली फोर्ज्ड कार्बन है, ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग और लाइट है। तो इसका स्वतः का वेट इतना कम है ताकि वो बाहर से एक्सटर्नली कोई चीज उठा के ले जा पाए। तो इसलिए वो अपनी वेट इसकी बहुत कम होती है। इसकी कैमरा भी बहुत छोटी होती है, जस्ट इनफ फॉर द पायलट टू फ्लाई। बहुत छोटा सा, लेकिन है 4K कैमरा, बहुत छोटा सा कैमरा है। तो इस तरह से ये कार्य करता है सर अपना। और ये छोटा हो गया। इसका जो बड़ा वर्जन है, और 4 के बजाय 6 मोटर लगा देते हैं, तो आप स्प्रे कर पाते हैं, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर पाते हैं। है तो सेम ही टेक्नोलॉजी, वेरिएशन ऑफ आरपीएम टेक्नोलॉजी, लेकिन ओके। ये एट ऑल लेकिन टाइम्स। ये जो है इसको एज ए वेपन कैसे यूज कर सकते हैं? हमारे बारात वाले ड्रोन को तो एज ए वेपन नहीं यूज कर सकते। नहीं कर सकते, क्योंकि सर उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम है, ना के बराबर है। वो अपने आप को ही उठा ले, वही बहुत बड़ी बात है। बट यहाँ का जो मोटर है, उससे एक एक मोटर जो है, अब इसका जो मोटर है, ये एक एक मोटर ऑलमोस्ट 20 किलो थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। अब सोचिए 80 किलो का ट्रस्ट है इसमें, तो अगर आप 40 किलो भी 40 छोड़िए 20 किलो भी उठाने की क्षमता रखता है, जिसमें आपका सर जो 10 किलो बैटरी हो गया, सो 10 किलो पेलोड ले जाने की क्षमता रखता है, क्योंकि अपना वेट, इसका अपना खुद का वजन बहुत कम है, ना के बराबर है। आई थिंक कुल मिला के 196 ग्राम कुछ है, 196 ग्राम का है। इसमें एक ग्राम भी कम करने की कोशिश करते रहते हैं हम। जितना कम अपना वेट हो, उतना वो बिजनेस एंड कैन बी दैट बिगर। और हेल मेल ये फिक्स्ड विंग ड्रोन होती हैं, और कुछ होती हैं हाइब्रिड, आगे पीछे वो हवाई जहाज की तरह चलते हैं, फिक्स्ड विंग हवाई जहाज की तरह, लेकिन उठता है उतरता है मल्टी रोटर की तरह, क्योंकि उस विंग में एक एक्सटेंशन लगा करके 4 वो लगा दिया हमने, तो वो ऊपर नीचे भी होता है। तो वो है सर इसकी तो अब नॉट मच। ये तो मोटी मोटी बात हुई, लेकिन इसी के बीच में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेरिएंट्स ऑफ ड्रोन्स। हम रोज सुनते हैं ऐसा ड्रोन, वैसा ड्रोन, स्पेशलाइज्ड ड्रोन, एक्स ड्रोन, वाई ड्रोन, एंटी शिप ड्रोन, और एंटी आर्टिलरी ड्रोन, और एंटी रेडार ड्रोन। ये क्या क्या है? मतलब मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ। ये सर देखिए, अभी ये है, ये ड्रोन में हमने यहाँ पे कैमरा लगा दिया, और यहाँ पे एक सिल्ली RDX लगा दिया, या TNT लगा दिया, तो ये हो गया कामिकाज़ी ड्रोन। और इसमें एक हमने रिसीवर लगा दिया जो रेडार का फ्रीक्वेंसी पकड़ता है और उस तरफ मुंह कर लेता है, या ऑटो पायलट जो हमने दिखाया था आपको, वो ऑटो पायलट को कमांड देता है कि भाई यहाँ से रेडिएशन आ रहा है, आप अपना मुंह उस तरफ कर लें। तो वो एंटी रेडिएशन ड्रोन हो गया, या एंटी रडार ड्रोन, जो इजरायलियों ने हमको बेचा था, जो हमने सिंदूर में भी इस्तेमाल किया था। तो ARM जिसको बोलते हैं ना, एंटी रेडिएशन, तो एंटी रेडिएशन लॉइटर म्यूनिशन,
वो आपके वो क्या घूमता रहे। चुनिया और पसरूर जो मारे थे, वो ड्रोन नहीं तो हाँ, मारे थे। वो ड्रोन नहीं तो मारे, वो ऐसे ही तो ड्रोन थे, बट उसके अंदर सेंसर था जो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सुनता रहता था, और वो लोग ऑन भी नहीं कर रहे थे, उनको फिर हमने जबरदस्ती ऑन करवाया। वो छोड़ छोड़ के, डिकॉय छोड़ छोड़ के। छोड़ के तो उन्होंने ऑन किया, ऑन करते ही ये दोनों भाइयों ने देख लिया, भाई एक रडार ऑन हो गया है, जाओ जाके खत्म हो जाओ उनके ऊपर। तो कामकाजी बोलते हैं, वो जाके उन पे उसी पे लॉक ऑन किया। ये फिक्स्ड विंग था। फिक्स्ड विंग था। उसी के ओके। पास एक क्षमता है, क्योंकि सर ये जो ड्रोन है, आप मल्टी रोटर ड्रोन है ये ज्यादा से ज्यादा आपको 45 मिनट से ज्यादा, 50 मिनट से ज्यादा एंड्योरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई लिफ्टिंग सरफेस नहीं है, जैसे ये है, आप देखिए इसमें लिफ्टिंग सरफेस है, देर इज समथिंग लिफ्टिंग इट। सो इसकी जो पावर है वो एक ही मोटर से जाता है, पीछे लगता है। वो मोटर जो है बहुत कम पावर की होती है, बहुत कम खाना खाती है, वो बैटरी पावर खाती है बहुत कम। तो वो बाकी तो वो अपना चिड़िया की तरह विंग से लिफ्ट लेकर के उड़ता रहता है, लेकिन ये यहाँ पे। लॉइटरिंग कैसे करता है, जिसको बोलते हैं ना लॉइटरिंग म्यूनिशन, ये क्या हाँ सर, मैकेनिज्म ये है? लॉइटरिंग म्यूनिशन भी मैं अपने बच्चे जो देखते हैं उनको समझा दूं। लॉइटरिंग का मतलब है कि घूमता रहेगा, पर्पस से घूमता रहेगा। जैसे योगी जी आने से पहले कुछ लड़के गर्ल्स कॉलेज के पास लॉइटरिंग करते थे, उनका पर्पस था कि लाइन मारना है, हाँ। उस वजह से वो लॉइटरिंग करते थे। वैसे ही मैं इसलिए मैं सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ, ताकि बच्चे समझ जाएं, देख रहे हैं तो लोग हैं वो समझ जाएं। तो ये लॉइटरिंग म्यूनिशन जो है, लॉइटर करता है कॉलेज के बाहर, यू नो, लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स। लाहौर लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स के तो बाहर। ये लॉइटरिंग का टाइम कितना मैक्सिमम हो सकता है? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो अगर इलेक्ट्रिकल है वो हम्म, 2-3 घंटे मैक्सिमम, और फ्यूल इंजन है जो पेट्रोल हम्म, खाता है। और हम्म, पेट्रोल और बैटरी में मैं फर्क अब समझा दूं। बैटरी अगर आप ले जाते 1 किलो बैटरी, बैटरी का वेट सपोज मान लीजिए 1 किलो का है, उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर है। वो पावर देने के बाद भी 1 किलो का ही रहता है वो, ना 150, ना 100 ग्राम घटता है, ना 100 ग्राम बढ़ता है उसका। और इलेक्ट्रिकल जो है, बाय द फैग एंड ऑफ इट्स लाइफ, मतलब अगर 1 घंटा उसका एंड्योरेंस है, 55 मिनट के बाद इलेक्ट्रिकल बैटरी के डिटोरिएशन शुरू हो जाता है, परफॉर्मेंस डिटोरिएशन। क्योंकि अभी उसमें उसके अंदर जूस कम है, चार्ज कम है। पेट्रोल एकदम उल्टा है, जितना पेट्रोल कंज्यूम होते जाता है उतना जो ड्रोन है वो बेटर होते जाता है, क्योंकि वेट कम हो रहा है। हम्म, तो शुरू शुरू में लॉइटरिंग में ज्यादा तेल इस्तेमाल करते हैं, बट लॉइटरिंग के फैग एंड पे बहुत कम तेल इस्तेमाल होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वेट तो आप खुद ही खा गए। तो पेट्रोल जो ड्रिवन या फ्यूल ड्रिवन, डीजल हो या पेट्रोल हो या फिर 100 LL हो या कोई भी फ्यूल इस्तेमाल होता हो, फ्यूल ड्रिवन इंजन की लॉइटरिंग कैपेबिलिटी 24 घंटे तक हो सकती है, 24 घंटे से भी ज्यादा। जो ग्लोबल हॉक है, आप देखिए ग्लोबल हॉक टेक ऑफ करता है तो 4 सेट ड्रोन पायलट्स आते हैं उसमें, आई थिंक 36 घंटे के आसपास। ह्यूमन लिमिटेशन उतना नहीं है जितना ग्लोबल हॉक का है। तो वो हम्म। पेट्रोल खाता है, या जो भी फ्यूल है, तो 100 LL फ्यूल। उसका क्या मैक्सिमम एंड्योरेंस है? 36 आवर्स। ओके, सो दैट 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 इज मच लॉन्गर। तो ये जो आप 90 पसरूर और दो चुनिया जो घंटे का। मारे थे, ये कौन से थे? ये पेट्रोल वाले थे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है सर। तो हमारे पास हमारे दोस्तों के लिए सारे बोके तैयार हैं, जैसे आपने बोके का वर्ड इस्तेमाल किया। बस मोर बनाने की देरी है। उनको जो चाहिए हम वो भेज देते हैं। आपको क्या चाहिए, काजू खाओगे कि किशमिश?
लेकिन ये जो आपके दूसरे जो आपके जो जिनको बोलते हैं यूसी यूसीएवी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल कॉम्बैट व्हीकल। एरियल व्हीकल, बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। अच्छा कि आपने पूछा, नहीं तो मैं शायद उस पे क्या बोलते हैं रोशनी डालना भूल गया होता। तो यूसीएवी अपने कॉम्बैट एरियल आप, व्हीकल तो ये तो काफी हैवी होते हैं, तो टन्स में होते हैं। नहीं नहीं सर, आपको समझा देता हूँ। एक होता है सर आर्म्ड यूएवी और एक होता है यूसीएवी। आर्म्ड यूएवी ये भी जो मैंने अभी दिखाया, मतलब फॉर एग्जांपल जो दिखाया मैंने, वो भी एक आर्म्ड यूएवी तो है। आर्म्ड यूएवी में आप वेपन डालते हैं किसी ड्रोन में तो आर्म्ड हो जाता है, लेकिन वो कॉम्बैट नहीं कर पाएगा। कॉम्बैट करने के लिए, मतलब कॉम्बैट का मतलब है दूसरे ड्रोन या दूसरे मैन इंसान रहित हवाई जहाज के साथ कॉम्बैट करना, टर्न करना और उसके पीछे आके उसको मिसाइल से मारना। ये अपने आप में बहुत बड़ा कैपेबिलिटी है फॉर अ ड्रोन। अभी तक तो फाइटर जहाज ही करता आ रहा है। यूसीएवी असली में यूसीएवी अभी तक तो बना ही नहीं है। और यूसीएवी के लिए आपको जमीन से बहुत सारे सपोर्ट चाहिए, डिसीजन मेकिंग सपोर्ट चाहिए, सेंसर सपोर्ट चाहिए। और एआई आने के बाद थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है, नहीं तो जो रशियन यूकैव था वो उसको, इट वाज लाइक अनदर ड्रोन। यू हैव टू फ्लाई फ्रॉम द ग्राउंड, डिसीजन पायलट लेता था ग्राउंड में बैठ के, हवाई जहाज में बैठने के बजाय वो जमीन पे बैठ के डिसीजन लेता था। लेकिन हवाई जहाज में बैठ के डिसीजन लेना और जमीन पे बैठे डिसीजन लेने में बहुत फर्क है। हवाई जहाज में आपके पास सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे रेडार वार्निंग रिसीवर है, एवैक्स का फीड है, दूसरे ड्रोन्स का फीड है, और आपका दिमाग भी है। लेकिन जब आप यूकैव की बात करते हैं तो उसको डिसीजन वहां लेना है, तो डिसीजन सपोर्ट आपको जमीन से देना होगा। इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन फैसिलिटी, आपका वीडियो डाउनलिंक, ये सारी चीजें, आपका RWR डाउनलिंक, ये सारी चीजें पुख्ता होना जरूरी है। उसके लिए आपको चाहिए बहुत हाई बैंडविड्थ। स्टारलिंक के आने के बाद ये बहुत अभी कहीं भी बैठ करके कॉम्बैट कर सकते हैं। पहले ये बैंडविड्थ बहुत बड़ा एक चैलेंज हुआ करता था। इनफैक्ट जो स्लाइटली पुराने, जो ग्लोबल हॉक से पुराने जो ड्रोन्स हैं, उसमें आज भी ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो ही आता है आपके पास। कलर कलर वीडियो की क्षमता है ही नहीं, क्योंकि बैंडविड्थ ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो में बहुत कम इस्तेमाल होता है, कलर वीडियो में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यूकैव अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये चैलेंज को अभी धीरे धीरे हम ओवरकम कर रहे हैं। और कॉम्बैट व्हीकल, कॉम्बैट एरियल व्हीकल में मिसाइल होगा। लॉयल विंगमैन इज एक्चुअली अ यूकैव। सो लॉयल विंगमैन आप आर्म्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या एक कॉम्बैट व्हीकल की तरह। तो आप अपने जहाज में मिसाइल ना लेकर ले जा करके एक ड्रोन में अपना मिसाइल लगा देते हैं और बोलते हैं, वाह जा बेटा, जाके ये है मेरा ब्रह्मास्त्र, जा उसको जाके मार। जब तू उसको मार रहा है, ये नंबर 2 तू इसको जाके मार, नंबर 3 तो उसको जाके मार। लॉयल विंगमैन। और आप अपने आप को एनिमी के लाइन के ये जो पीछे रखते हैं। घातक है ये लॉयल विंगमैन, तो ये भी लॉयल विंगमैन यूसीएवी। है। यूसीएवी, लॉयल विंगमैन, इट कैन बी यूसीएवी और आर्म्ड यूएवी। ओके। आर्म्ड यूएवी वेपन ले जाता है, जमीन पे मार करता है, वापस आता है, अपना दिमाग नहीं लगाता। आप उसको जो बोलते हैं वो करता है। करने के दौरान अगर कोई उसको मार गिरा देता है तो सो बी इट, अदरवाइज इट विल कम बैक। यू तो कैव, ये MUMT इसी को बोलते हैं, मैन अनमैन्ड टीम। ममटी 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 दोनों तरह से हो सकता है। ममटी जब आप जमीन से करते हैं, जैसे टैक्टिकल यूएवी के साथ आप टीमिंग करते हैं स्पेशल फोर्सेस के साथ, तो आपको चाहिए कि इंफॉर्मेशन आए, बट ड्रोन के ऊपर कोई वेपन नहीं है, क्योंकि जब स्पेशल फोर्सेस ममटी इस्तेमाल करती हैं, बहुत छोटे से ड्रोन्स लेके जाती हैं, कभी कभी तो इतनी छोटी होती हैं, बहुत छोटी सी। तो टीमिंग जब करते हैं, आपको इंफॉर्मेशन फ्लो चाहिए। जैसे टैंकमैन कहते हैं, द क्विंटेसेंशियल क्वेश्चन ऑफ अ टैंकमैन इज व्हाट लाइज बिहाइंड द हिल। उस पहाड़ के पीछे क्या है, वो सवाल का जवाब हर टैंकमैन को चाहिए।
वो सवाल का जवाब अभी ड्रोन दे पा रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था, घात लगा के बैठ जाते थे टैंक्स, कि इधर से टैंक आएगा, ये टैंक टू टैंक बैटल में ये फायर करेगा। आज वो सिचुएशन बाहर है, क्योंकि पहाड़ के पीछे भी आप छुप नहीं सकते हैं, क्योंकि ड्रोन है, आपको देख लेता है, ऊपर वाला सब देखता है। तो वो तो सर्वेलेंस ड्रोन, कैमरा वाला। हाँ, तो वो एक ममटी हो गया। दूसरा सर, फाइटर पायलट टू लॉयल विंगमैन, वो भी ममटी है, वो भी अपना टीम है, बट वो आपको आपके जगह गोली वो मारता है, आपका बाहुबली है वो। आप नहीं गोली चलाते हैं, आपका बाहुबली जाके गोली चलाता है। आप बोलते हैं बाहुबली आया। हम्म, हम्म, सिंप्लीफाई करने के हम्म, लिए बता रहा हूँ, हम्म। ताकि मतलब दर्शक मतलब समझ जाए। मतलब मतलब दाऊद गोली नहीं चलाता, उसके गुर्गे चलाते दाऊद गुर्गे चलाते, वो गुर्गा है आपका। और एक गुर्गा आपको खबर देता है, खबरीलाल गुर्गा, वो भी ममती है। हैं। एक खबर देता है और दूसरा जो है वो जाके गोली चलाता, गोली और चलाता। दाऊद जो है वो आराम से आराम से मस्ती से पैर ऊपर कमांड करके। देता रहता है बैठ के, हाँ, कंट्रोल रूम है वो। हाँ, वो सिर्फ शराब, क्या बोलते हैं, वाइन का सेवन करते हुए बोलता है जाओ। फिर ये एंटी टैंक ड्रोन क्या होता है कि साहब, उसमें क्या स्पेशलिटी है कि वो एंटी टैंक ड्रोन है? बहुत अच्छा सवाल है सर। आप ये जो यूक्रेन रशिया वॉर में आपने देखा होगा, शुरू शुरू में 2 साल पहले अजरबैजान और आर्मीनिया में बहुत ये इस्तेमाल हुआ था एंटी टैंक इस्तेमाल हुआ ड्रोन। नहीं, शुरू शुरू में यूक्रेन रशिया वॉर में एक एंटी टैंक मिसाइल लेके चलते थे लोग, आर से कोई नाम है उसका। तो वो उसको ड्रोन पे लगा दिया किसी ने, तो वो बन गया एंटी टैंक ड्रोन। तो जो मिसाइल का एंटी, वेट ले लिया उसने। हाँ, और आप बिजनेस एंड ही तो चाहिए, बाकी जो खोखा है, शोल्डर है, वो सारी चीजें तो फालतू का वेट है ड्रोन के लिए, वो सब आप निकाल देते हैं। फाइनली जो बिजनेस एंड में क्या होता है सर, एंटी टैंक में क्या होता है, इट हैज समथिंग कॉल्ड शेप चार्ज। शेप चार्ज क्या करता है, आपका चार्ज जो है, चार्ज इसके अंदर होता है, हम्म, और पीछे से प्रेशर वेसल होता है, वो आगे से प्रेशर वेसल नहीं है वो। सो जो एक्सप्लोजन है वो सामने की ओर निकलता है, वो भी मोल्टन मेटल। तो आपका मोल्टन मेटल यहाँ रहेगा, चार्ज यहाँ रहेगा, और पीछे भी एक प्रेशर वेसल रहेगा। जब ये टैंक के साथ चिपक जाता है और एक्सप्लोड होता है, पीछे वाला ज्यादा उसको, पीछे वाला टूटेगा नहीं, क्योंकि वो बड़ा थिक है। और ये चार्ज के थ्रू, ये जो मोल्टन मेटल है, वो टैंक के मेटल के साथ मेल्ट होकर के टैंक के अंदर के मेटल को निकाल देता है अंदर की ओर। एक्चुअली इट इज नॉट अ पेनिट्रेटिंग वेपन, शेप चार्ज जैसे काम करता है। ये मोल्टन मेटल के प्रेशर के वजह से टैंक के अंदर का मेटल मेल्ट होकर के अंदर के जो ऑक्यूपेंट्स हैं उनके ऊपर जाके लगते हैं। तो ये जो चार्ज, शेप चार्ज है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी था 70s का। आज भी वही इस्तेमाल होता है, वो उसमें कोई चेंज नहीं आया है, कोई आविष्कार नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे अंग्रेज कहते हैं ना, यूएस, इफ इट एंट ब्रोकन डोंट फिक्स इट, तो इट अच्छे से काम कर रहा है। वो शेप चार्ज जो है, आप किसी प्रोपेलेंट में लगाते हैं ताकि दूर से मार करे, लेकिन जब आप ड्रोन में लगाते हैं प्रोपेलेंट की जरूरत ही नहीं है। आज जो छोटे छोटे ड्रोन हैं, लाखों का करोड़ों का टैंक को उड़ा रहा है, और टैंक अपने ऊपर एक मेश लगा के चल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी पहले टैंक को मारने के लिए आपको टैंक के 1 किलोमीटर के इर्द गिर्द पहुंचना पड़ता था। अभी आपको 25 किलोमीटर दूर से ही ड्रोन जा रहा है, टैंक को ढूंढ रहा है, जा रहा है, मार रहा है। और प्रोपेलेंट की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ड्रोन खुद ही एक प्रोपेलेंट है। हाई स्पीड में जाके वो मेश चार्ज को चिपका देता है, चिपकते ही मेश चार्ज टूट जाता है, धड़क, अंदर के लोग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। बहुत अच्छा है, तो बहुत टैंक भी सस्ता। क्षतिग्रस्त होता है या खाली अंदर के लोग क्षतिग्रस्त हो जाते अंदर के टैंक इतना, ड्रोन अटैक से टैंक को खासा नुकसान नहीं होता है, अनलेस आप उसके कपोला के अंदर से कुछ डाल देते हैं।
वो भी करते हैं लोग। अगर कपोला खुला है तो ड्रोन ऊपर जाता है, ऊपर से ड्रॉप कर देता है, और कपोला से अगर अंदर चला गया देन टैंक लगभग खत्म हो जाता है, क्योंकि अंदर आग लग जाता है उसका। अदरवाइज इवन विथ एंटी टैंक वेपन, जो स्ट्राइकर है या जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, उससे टैंक क्षतिग्रस्त नहीं होता है कुछ समय के लिए। वो तो उसको बोलते हैं सर के किल एंड एम किल। के किल होता है कंप्लीटली कौन, एम किल होता है मोबिलिटी किल, मतलब उस समय के लिए मोबाइल नहीं होगा, बट रिपेयर करके उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन रिपेयर करने के लिए आपको रिपेयर पार्टी वहां लानी होगी, या फिर टैंक को किसी टैंक ट्रेलर में जाके डाल करके वर्कशॉप ले जाना होगा। उतने समय तक वॉर खत्म हो जाएगा। तो के करेक्ट। किल हो या एम किल, बोथ आर एक्चुअली टैंक किल ओनली। अच्छा, ये जो लॉन्ग रेंज ड्रोन्स हैं ये कैसे चलते हैं? ये भी सर आपको अभी इंडिया में हमने एक कंपनी ने एक उसको ऑर्डर मिला है अच्छा खासा, मेरा जूनियर है और बहुत अच्छा दोस्त भी है। वो उसने तो एक सोलर ड्रोन ड्रोन लॉन्च किया है, 7-8 दिन तक रहेगा, और उस सूरज की सोलर ऊर्जा से ड्रोन। चल हाँ, सूरज की ऊर्जा ऊर्जा से चलता रहेगा। तो ये जो सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स हैं जैसे ये HQ-10-9B प्रेडेटर, हाँ, तो CJ-10 HQ-10 ये सर टोमाहॉक का रिवर्स इंजीनियर्ड है, एब्सोल्यूट कॉपी ऑफ टोमाहॉक। ईरानियन को टोमाहॉक मिला था, उन्होंने चाइना को दे दिया, चाइना ने उसको कट कॉपी पेस्ट करके CJ-10 और HQ-10 बना दिया। 0.7 मार्क, जेट इंजन, 1500 किलोमीटर रेंज, ऑलमोस्ट 30 kgs ऑफ पेलोड। अच्छा ड्रोन है, बट सर्जिकली आप इसको इस्तेमाल करते हैं, बट स्पीड कम है तो आपको किसी भी अटैक गन या फाइटर एरोप्लेन से आप गिरा सकते हैं आसानी से। इसका क्या वेट होता है? ये तो काफी बड़ा होता है। हाँ, ये सर लगभग 400 किलो के आसपास होगा। तो ये जो नया ये जो गाइडेड म्यूनिशन शिप अभी चला है ना, अब्राहम लिंकन के साथ 2 शिप चले हैं, आए हैं खाड़ी में और उसके आसपास, ये वही तो है इनका। ये इस ब्रिगेड का काम ही वो है, लॉइटरिंग म्यूनिशन और टोमाहॉक ये सब लॉन्च करने का। बड़ी दूरी से मार करते हैं, 1500 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। और ये क्रूज है, क्रूज करते हुए आता है। इसके बढ़िया अलग अलग मोड्स हैं। पानी के ऊपर ये बिल्कुल 5-10 मीटर पे आएंगे, जमीन आते ही थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे, टारगेट से पहले पॉप अप कर जाएंगे और वर्टिकली आएंगे, ताकि एंड में आपको इसको शूट डाउन करने में बड़ी मुश्किलात पेश हो, स्पीड भी बढ़ जाए, ताकि इम्पैक्ट, काइनेटिक इम्पैक्ट भी हो, एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट भी अच्छा हो, अच्छा खासा हो। तो ये है CJ-10 और HQ-10। CJ-10 एयर लॉन्च है, आई थिंक HQ-10 ग्राउंड लॉन्च है दोनों अच्छा, सेम ये चीज। आपके ये जो इजरायली ड्रोन्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये थोड़े से अलग से दिखते हैं। ऑलमोस्ट लाइक पुराने जमाने का वो होता था ट्रांसपोर्टर, उस टाइप का कुछ उसका शेप है। हाँ, अभी तो सर वो उनकी लाइफ भी ऑलमोस्ट आई थिंक खत्म हो चुकी है, जहां तक मैं जानता हूँ। तो वो साथ में और इंजन होता है उनका। हाँ, वो ये इंजन एम, होता एम, है, ये MQ वाले में भी, इसमें प्रेडेटर में भी इंजन होता है। इंजन ही है, बट वो टर्बो प्रॉप इंजन है। इवन ग्लोबल हॉक में तो टर्बो फैन इंजन है, जैसे बाकी जहाजों में है, हाँ, जो आपके एयरक्राफ्ट में है। हाँ, तो टर्बो फैन इंजन है। और रीपर वगैरह में टर्बो प्रॉप इंजन है, प्रोपेलर है वो, बट टरबाइन ड्रिवन है, नॉट इंटरनल कंबशन नहीं है, IC इंजन नहीं है, टरबाइन इंजन है। लेकिन एट द टरबाइन एंड उन्होंने प्रोपेलर लगाया है, प्रोपेलर विद CSU, कांस्टेंट स्पीड यूनिट, बड़े एफिशिएंट है, जिसकी वजह से वो काफी देर तक उड़ते हैं। अब ये जो आपका हेल है, HALE, जो कहते हैं साहब 50,000 फीट से ऊपर चलता है, तो ये हाउ डज इट मैनेज टू रीच दैट? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट आज जो क्रैश हुआ है हवाई जहाज जिसमें पवार सर का क्रैश हुआ है,
ये भी 51,000 तक जाता है Learjet 45, 51,000। इट इज वन ऑफ द, जो चार्टर एरोप्लेन और इस क्लास के एरोप्लेन में सबसे ऊंचा जाने वाले जहाजों में से एक है Learjet 45, 51,000। तो 51,000 इज वेरी हाई ऑल्टीट्यूड। तो उसमें जाने के लिए सर जेट इंजन ही काम आता है, प्रोपेलर इंजन किसी काम का नहीं है। 10-12 हजार में प्रोपेलर इंजन बोल जाते हैं, क्योंकि प्रोपेलर इंजन को चाहिए हवा का दबाव, द प्रेशर ऑफ द एयर। आप ऊपर जाते हैं तो हवा का दबाव जो है कम होते जाता है, हवा का दबाव कम होते जाता है, तो आप पर्याप्त हवा पीछे नहीं फेंक पाते हैं, तो न्यूटन सेकंड या थर्ड लॉ जो भी है, दैट डजंट वर्क एनीमोर। वेयरएज इन जेट इंजन हवा को खींच के कंप्रेस करता है यूजिंग कंप्रेसर, और कंप्रेसर की स्टेजेस बहुत ज्यादा होती हैं। जो मॉडर्न इंजन है उसमें आई थिंक 16 स्टेज कंप्रेसर्स होती हैं। तो हर स्टेज में कंप्रेस कर करके एटलीस्ट 8 एटमॉस्फेयर तक कंप्रेस करता है। इसका मतलब 8 क्यूबिक फीट हवा को 1 क्यूबिक फीट बना देता है दबा करके। और हवा को दबाना इतना आसान नहीं है सर। एयर इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। एयर इज नॉट कंप्रेसिबल सो इजीली। हमको लगता है कंप्रेसिबल है, नहीं है। एयर इज वेरी सॉलिड। उसको कंप्रेस करके 8 स्क्वायर क्यूबिक फीट इंजन को हवा को 1 क्यूबिक फीट में कंप्रेस कर देता है। उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से, और उस हाई टेम्परेचर में आप फ्यूल डाल देते हैं तो फक आग लग जाता है। और उस एक्सपेंशन को टरबाइन इस्तेमाल करता है, जो कंप्रेसर को भी चलाता है, और बचा कुचा हवा जो पीछे निकल जाती है हाई टेम्परेचर के साथ, जिससे आपको थ्रस्ट मिलता है। तो ये है लॉन्ग एंड शॉर्ट हाउ द जेट इंजन वर्क्स। सो एट हाई ऑल्टीट्यूड जेट इंजन बिकम्स वेरी एफिशिएंट। प्रोपेलर इंजन का विपरीत है वो, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी इज इजी एट हाई ऑल्टीट्यूड। और जितना आप कंप्रेस कर पाते हैं उतना आपको एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हवा दबाव कम होने की वजह से आप आसानी से कंप्रेस कर पाते हैं उसको। तो जेट इंजन इज वेरी वेरी एफिशिएंट। उसके अलावा हाई ऑल्टीट्यूड में टेम्परेचर कम है, सो आपकी थर्मल एफिशिएंसी भी बढ़ गई, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो वो भी बढ़ गई। तो ये सब आपका क्षेत्र है सर, आप ज्यादा समझा पाएंगे। ये और बताएं मुझको कुछ कि भाई और क्या नए और क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। ये तो हमको पता है, मुझको जैसे ओपन सोर्स में कि साहब इस तरह के ड्रोन्स हैं, ये आ रहे हैं। और क्या, नो, मैं व्हाट आर अदर कटिंग एज डेवलपमेंट्स इन ड्रोन टेक्नोलॉजी? और एंटी ड्रोन भी बताएं साहब कि ये ड्रोन जो है इसको नो, संभालना कैसे। तो एंटी ड्रोन में सर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, बहुत ज्यादा। इट्स एन कैट एंड माउस गेम। तो बहुत ज्यादा काम इसलिए बता रहा हूँ कि एंटी ड्रोन में हो रहा है, क्योंकि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी से एक कदम आगे रहना है। लेकिन आज एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी से 2 कदम पीछे चल रहा है। क्योंकि हम कोरोना तो आ गया, लेकिन दवाई नहीं आया अभी। जो तो नए कोरोना आ रहे हैं, नए दवाइयां आपको इजाद करनी पड़ेंगी। तो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में सर मेजरली 4 चीजें। पहली बात तो आपको ड्रोन को डिटेक्ट करना होगा, और दूसरा ड्रोन सिग्नल को जैम करना होगा। तो डिटेक्शन करने के लिए आपको ड्रोन को नॉर्मल रडार से डिटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। और रडार से डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि ड्रोन इतना छोटा होता है कि 1-2 किलोमीटर तक अब आपको मैंने नजर ही सुना नहीं आता। नैनो ड्रोन भी आ गए, नैनो ड्रोन। वो मैं दिखाता हूँ सर, हम बना भी रहे हैं। एक बहुत छोटा सा, बहुत ही इतना सा बना रहे हैं हम। करता क्या है नैनो तो ड्रोन? नैनो ड्रोन सर एसएफ के लिए बहुत काम का है। बहुत छोटे एरिया में काम आता है। छोटी सी बिल्डिंग में अगर आपके टैंगोस बैठे हैं, जिसमें सिर्फ एक छोटा सा वेंटिलेटर है एक ऊपर, आप वो बोल क्या रहे हैं अंदर, कैसे पता लगेगा? नैनो भेज देते हैं, नैनो जाके वहां बैठ जाता है इनके आने से पहले ही, और अपना आँख कान खुला रखता है स्पेशली, और आप घुस जाते हैं उसके बिल के अंदर बाय लिसनिंग टू व्हाट दे आर टॉकिंग। सो नैनो ड्रोन का अपना This बहुत। must be very useful in anti-terrorist operations.
CICT में बहुत काम का है। अभी तो सर एक छोटा वाला ड्रैगन फ्लाई जो बन रहा है, इट इज दिस बिग, बहुत छोटा है, और उसको आप स्वाम में लगा दीजिए 10, 12, 15, 20, वो 20 की तरह हो जाएगा ना, आके आपको मजे से स्टिंग करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब इंसान इसका ये जो DEW टेक्नोलॉजी आया है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स वाला, एनर्जी वेपन वो जो लेजर वाला जो मारता है, तो ये जो स्वार्म्स आते हैं, इनको वो टैकल कर सकता है क्या? कर सकता है सर, बिल्कुल, लेकिन एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन और एनर्जी परसिस्टेंस ये बहुत जरूरी है। अगर मैं अगर सिंपली समझाऊं, इस चीज को अगर आपको जलाना है लाइट को इस्तेमाल करके, आप क्या यूज करेंगे? एक बड़ा सा जो कॉन्वेक्स लेंस है, और सूरज पे जाएंगे, ऐसे ये करके दिखाएंगे, है कि नहीं? वो कॉन्सेंट्रेट होगा, लेकिन इसको जलाने में समय तो लगेगा, उसको पकड़ के रखना पड़ेगा आपको, एकदम तो नहीं जलेगा। बहुत देर, कभी कागज है तो पक से पकड़ लेगा, रबड़ है तो टाइम लगेगा, मेटल है तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आप अपना जो हाथ का जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको हिलाते रहेंगे तो इसके ऊपर लगेगा ही नहीं। यही DEW का टेक्नोलॉजी है। एनर्जी परसिस्टेंस बहुत जरूरी है, एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन एंड एनर्जी परसिस्टेंस। तो ड्रोन को गिराने के लिए एक्सपेरिमेंटली ये समझ में आया हमको, कम से कम आपको 35 से 40 सेकेंड एनर्जी उसके ऊपर रखना है, अभी आप उस पे खासा डैमेज कर पाते हैं। वो तो डिपेंड आपके करेगा ना, जैसे पहले तो 10 किलोवाट का था, अब 300 किलोवाट तक का आ गया है, तो आप 300 समय किलोवाट का कम टाइम लगेगा। कम टाइम लगेगा, और अगर फॉग है तो विजिबिलिटी कम है। क्या ये पॉसिबल है कि यू क्रिएट अ वॉल ऑफ एनर्जी? दैट इज अ गुड क्वेश्चन। वही तो EMP बर्स्ट है। दैट वॉल ऑफ एनर्जी इज EMP बर्स्ट, बट उस EMP वॉल क्या ऑफ हुआ? एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, EMP बर्स्ट वही तो करता है सर, बट AMP बर्स्ट में सब लपेटे में आ जाएंगे, आप भी वो भी। तो पहले आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक सारे बंद करने होंगे, फिर EMP बर्स्ट करना होगा, फिर आपको सब स्विच ऑन करना होगा, जो वॉर में थोड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए EMP बर्स्ट एक लास्ट स्टेज वेपन कहते हैं उसको, स्पेशली TBA में, टैक्टिकल बैटल एरिया में आप EMP बर्स्ट प्रैक्टिकली नहीं कर पाते, क्योंकि अब आप यू विल स्वयं मंगलम हो जाएगा, भी हो जाएगा, उसको तो आप करेंगे ही करेंगे, स्वयं को भी आप मारेंगे। वॉल ऑफ एनर्जी में ये है एक बहुत बड़ा इशू। नहीं, मतलब आप बट वॉल ऑफ एनर्जी आपका जो एरिया है उससे 5 किलोमीटर आगे आप क्रिएट कर दें इस तरह का। क्रिएट कर सकते हैं उसमें सर, दैट इज वाई दिस फैलेंक्स गन। तो वॉल ऑफ एनर्जी के बजाय वॉल ऑफ बुलेट भेज दीजिए, मेटल वॉल हो जाएगा ना वो, वॉल ऑफ बुलेट, एक्सपैंडिंग वॉल ऑफ बुलेट। फैलेंक्स गन वही करता है, क्लोज इन वेपन सिस्टम, CIWS। सो CIWS अब हर स्टेशन में, हर VAVP में आने वाला है या आ गया है। तो अगर आपको पता नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि इस डायरेक्शन से ड्रोन सुनाई दे रहा है, एक बर्स्ट मार दो, द वॉल ऑफ बुलेट इज गोइंग दैट साइड। आने वाला उस वॉल के अंदर जो भी आएगा वो लपेटे में आ जाएगा। CIWS क्लोज इन वेपन, वो एक्चुअली में सर वही पॉइंट डिफेंस के लिए उससे कारगर कोई वेपन नहीं है, CIWS। तो ये तो धनोआ साहब ने इसका बहुत पुश किया उस समय जो गवर्नमेंट थी, और आज उसका फल मिल रहा है हमको। इसीलिए इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट को मार गिराना इतना आसान नहीं है। इतने ड्रोन आए सर, आपको याद होगा 3000 के करीब ड्रोन आए, को फायदा हुआ? क्या नुकसान कर पाए पाकिस्तानी? कुछ नहीं, खरोंच भी नहीं आई हम पे। उन्होंने क्या सोच के भेजा था, और क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में।
ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, आई एग्री। तो इतना तो बहुत अच्छे लोगों ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है सर, अच्छे समय, सही समय पे, जिसकी वजह से आज हमारा देश जो है ठीक ठाक हाथ में है। अच्छा, एक जनरल सवाल पूछ लेता हूँ, जनरल सवाल। आज की डेट में जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, हम्म, वो इन कंपैरिजन टू, जैसे अभी जो आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ 2026 का आया और वी आर एट नंबर 4, तो ये जो आपका हमारा जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, आर वी एट नंबर 4 ऑल्सो और हाँ लेस और सर, मोर? बहुत अच्छा सवाल है। तो किसी किसी इलाके में हम ठीक, वी आर क्वाइट, इनफैक्ट वी वुड से नंबर 1, बट किसी किसी इलाके में हम लोग अभी नहीं है। जैसे आज भी हमें रीपर लीज में लेना पड़ रहा है। सो जो हेल, स्पेशली स्पेशली हेल, यूकैव, इसमें हम अभी थोड़े से पीछे हैं। बट छोटे ड्रोन में आई डोंट थिंक इंडिया इज सेकंड टू एनीबॉडी, स्पेशली ओके, कामाकाजी, इन सब में हम किसी से कम नहीं। वहां काम करने वुड के यू लिए लाइक टू गिव अस अ रैंक? छोटे ड्रोन में सर आई वुड से वी आर वही सेकंड टू नन। ऐसा आई वुड से वी आर बेटर देन यूएस आल्सो। यूएस में भी इतना स्मॉल ड्रोन पे बोल ना दबदबा है, ना बोलबाला है, ना टेक्नोलॉजी वृद्धि है, या फिर उन पे पुश है। वो इसलिए नहीं है ताकि आई थिंक बिकॉज उनके जो मेन लैंड है उस पे देयर थ्रेट परसेप्शन इज जीरो। हमारा मेन लैंड पे थ्रेट परसेप्शन इज वेरी हाई, क्योंकि हम तो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हैं। तो हमें सतर्क रहना ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो भी तेज है, और रिक्वायरमेंट है वो भी अच्छा है, और पॉपुलर सपोर्ट भी है, और इंडस्ट्री सपोर्ट भी है। छोटे वाले में सर वी आर वेरी गुड। आई वुड से वी आर as number 1 as anybody. ओके, अच्छा, और काउंटर ड्रोन में? हमें हमें टर्की से लेने की जरूरत नहीं है। तो शाहिद भी लेने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। काउंटर ड्रोन में सर अभी जो D4 सिस्टम है, आपने सुना होगा शायद, D4 जो डीआरडीओ का है, हाँ, आई थिंक D4 से अच्छा कोई सिस्टम दुनिया में नहीं है आज के तारीख में। हो सकता है कोई ना कोई उस पे पहुंच जाए आसपास। D4 में सब कुछ है, सेंसर है, DW सिस्टम है जिसका आपने जिक्र किया, इसके अलावा CIWS है, क्लोज इन वेपन सिस्टम है, और D4 जैमर्स आर वेरी गुड। ऐसे पके हुए आम की तरह गिर रहे थे जब हमने D4 ऑन किया। ये टर्किश ड्रोन्स और पाकिस्तानी ड्रोन्स पके हुए आम की तरह गिर रहे थे, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो D4 सिस्टम बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट मेरे को DRDO ने इनवाइट भी किया था, DRDO हेडक्वार्टर्स में दिल्ली में। वो सारे उसने उनके साइंटिस्ट आए थे, यही सवाल उनका भी था। तो मैं उनको ही बता रहा था कि आप अपना कार्य जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, उस पर बस लगे रहो मुन्ना भाई, और उसको और अच्छा बनाओ, और कम समय में बहुत सारे क्वांटिटी खड़ा करो। DRDO इज नॉट अ प्रोडक्शन एजेंसी, जस्ट अ टेक्नोलॉजी एजेंसी। सो प्रोडक्शन के लिए उनको सिविलियन कंपनी या फिर PSU की जरूरत पड़ेगी। मैं मतलब सर किसी को जल्दी से आइडेंटिफाई करके D4 को प्रोलिफरेट करो। बहुत अच्छा सिस्टम है D4 सिस्टम। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपने बहुत ज्यादा इसको कहें टेक्निकल तो नहीं था विस्तार से, सर। नहीं वो आप जो है वो क्या है कि हैबिचुअली वो जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो एब्रिविएशंस, वो कई बार लोगों से मिस हो जाते हैं। हाँ, तो इसलिए मैं इस बार मैंने कोशिश किया कि उसका एक्सपेंशन भी दूं, क्योंकि मैंने पिछले कमेंट्स पढ़े थे तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया था।
तो इसकी वजह से आज मैंने उसको थोड़ा-सा अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई हैव डम्प्ड इट डाउन अ लिटिल। तो बहुत-बहुत धन्यवाद विनोद जी। थैंक यू सो मच। जय बाय हिंद, बाय सर। जय भारत, वंदे जय मातरम। जय भारत, वंदे मातरम।